हाँ जी, हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहाँ अपन ने स्टार्ट कर रखा है 12th केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। इसके पहले अपने 2 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। आज अपन अपना स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज अपन पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसके पहले अपन ने 2 लेक्चर में अपने कई सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले उनको देखिए, फिर यहाँ से अपन बात स्टार्ट करेंगे। देखिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से पहले पिछले लेक्चर में अपना एक टॉपिक रह गया था, नाम है सूडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शन रिएक्शन 2 बार लिख दिया गया। तो यहाँ से अपन अपनी बात स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, यहाँ की बात करेंगे। देखो क्या होती है, लिखा है कि those reaction which are not of first order but approximated or appears to be of first order due to higher concentration of the reactant। हायर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको अंडरलाइन करना जरूरी है। देन अदर रिएक्टेंट आर नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब एक ऐसी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो रियल में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती है, इसमें 2 रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट जो होता है वो एक्सेस में लिया जाता है। और जब भी आप ध्यान रखेंगे कोई रिएजेंट एक्सेस में लिया जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन में चेंज रेट पे डिपेंड, उसकी कंसंट्रेशन में अगर आप चेंज करेंगे तो रेट पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसके रेस्पेक्ट में तो वो जीरो ऑर्डर हो जाएगी और जो बाकी रिएक्टेंट बचेगा उसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। तो ऐसी रिएक्शंस कौन सी होती है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे अगर अपन एग्जांपल की बात करना चाहे तो देखिए, अपना पहला एग्जांपल है एसिडिक कैटालाइसिस हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का अगर अपन कैटालाइज करवा हाइड्रोलाइसिस कराए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो किस तरीके से सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। जैसे मैं एस्टर ले लेता हूं, देखो जैसे मान लीजिए अपन ये एस्टर ले लिया, इसका करवा रहे हाइड्रोलाइसिस, और ये जो वाटर होता है इसके अंदर वो किसमें होता है? एक्सेस में। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंसी में, तो आपको पता है एक तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बनता है अपने पास एल्कोहल। तो अगर यहाँ से रेट निकाली जाती है तो रेट प्रोपोर्शनल जो होती है वो इसकी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है, CH3CO C2H5 के। H2 के प्रोपोर्शनल नहीं होती, H2 के तो 0 पावर के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर यहाँ से अगर अपन 1 माने, यहाँ 0 माने, तो ये तो कट गया। तो R इज इक्वल टू लिखे तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CH3COO C2H5। यानी कुल मिला के अब अपन यहाँ पे फाइनली ऑर्डर निकालना चाहेंगे तो देखो यहाँ पे पावर कितनी है? 1। तो ऑर्डर जो हो जाएगी इस रिएक्शन की वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो फिर से आप ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएजेंट जो होता है एक्सेस में होता है, तो एक्सेस में जो रिएजेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन कितनी भी चेंज करिए आप, क्योंकि वो तो पहले ही एक्सेस में है, तो उसका रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसके रेस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगी और जो रिएक्शन होगी वो दूसरे रिएक्टेंट के बेसिस पे काम करती है। तो इसलिए ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल एक और होता है, जैसे देखो क्या लिखा है, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। अगर आप सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11, इसको बोलते हैं सुक्रोज। इसका अगर अपन हाइड्रोलाइसिस करवाए वही H2, और H2 किसमें होता है? एक्सेस में होता है। हाइड्रोलाइसिस कराओगे एसिड की प्रेजेंसी में, तो अपने को पता है 1 मोल जो होता है वो तो बनता है ग्लूकोज का, और 1 मोल जो बनता है वो बनता है फ्रुक्टोज का। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला भले ही सेम है पर ये दोनों अलग अलग है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। आगे बात करेंगे इसकी अपन। तो यहाँ अगर अपन रेट निकालते हैं तो रेट प्रोपोर्शनल आता है C12H22O11, और वही वाटर के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 0। तो वापस ये 1 हो गया, तो R इज इक्वल टू हो जाएगी K C12H22O11। तो यहाँ से अगर अपन ऑर्डर की बात करें तो फिर से अपने पास इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो एक बार फिर से बात करें कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, मॉलिक्यूलरिटी एक से ज्यादा होती है जबकि ऑर्डर कितनी होती है? एक ही होती है, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन को पहचानने का तरीका ये होता है कि इसमें जो सेकंड वाला रिएजेंट दिया जाता है वो एक्सेस में दिया जाता है। तो याद रखिए, जब भी कोई रिएजेंट एक्सेस में दिया जाएगा तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर जो होगी वो ऑलवेज कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0।
याद रखिए। तो इस तरीके से अपना एक छोटा सा टॉपिक था शोडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो कंप्लीट होता है। अब अपना एक बड़ा सा टॉपिक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, यहाँ से अपन अपनी बात स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन निकालते हैं जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है। तो एक एक की बात करेंगे, पहले जीरो ऑर्डर की बात करेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, फिर nth ऑर्डर की जो रिएक्शंस होती है उनके लिए भी बात करेंगे। लेकिन आपके एनसीईआरटी में केवल जीरो और फर्स्ट दे रखी है, तो अपन तो आगे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की। देखो क्या होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हालांकि अपन थोड़ा बहुत इसमें पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था अपन ने कि ऐसी रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसकी रेट पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़े, या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जीरो पावर के अगर वो प्रोपोर्शनल होती है, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कहलाती है। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखो कैसे निकाला जा रहा है। जैसे मान लेते हैं अपन कि अपने पास कोई रिएक्शन है, उससे रिएक्टेंट से क्या बनना है, प्रोडक्ट। मान लेते हैं कि टी बराबर जीरो टाइम पे इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो ए है, इसका कितना मान लेते हैं, जीरो। भाई प्रोडक्ट तो स्टार्टिंग में तो कुछ होता ही नहीं है, जीरो ही होगा। टी बराबर टी टाइम पे अगर अपन बात करें, आफ्टर टी टाइम बात करें, तो मान लेते हैं इसमें से ए माइनस एक्स निकल गया और ये एक्स बन गया इधर। यानी ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसको अपन आर नॉट मान लेते हैं, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन को, ये जो फाइनल कंसंट्रेशन आ गई उसको अपन क्या मान लेते हैं, आर। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बात करना चाहूँ, तो रेट जो होगी वो क्या होगी, माइनस डी आर बाई डी टी। ये जो प्रोपोर्शनल क्या होगी, आर नोट। आर नोट का मतलब जो हो गया, यानी रिएक्शन जो है उसके क्या हो जाएगी, जीरो पावर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसकी जो रेट होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जीरो पावर के प्रोपोर्शनल होती है। जीरो पावर का मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। तो आर इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जिसको अपन बोलते हैं के, और आर नॉट की वैल्यू तो आप जानते हैं कितनी होती है, 1। तो फाइनली अपने पास जो आ गया फॉर्मूला वो क्या आ गया, ये फॉर्मूला बन के आ गया। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन। क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे अपन जीरो ऑर्डर के लिए जीरो भी लगा सकते हैं। ये जो के नॉट है वो एक्चुअली में क्या हो गया, वो हो गया रेट कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, अपने को तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन चाहिए। तो अब अपन क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे। तो देखिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस dt को उधर ले जाता हूँ। तो अगर अपन dt को उधर ले जाएंगे तो अपने पास फाइनली क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, देखिए आगे, माइनस डी आर। और अगर ये dt उधर चला जाएगा तो हो जाएगा कैन नॉट dt। यहाँ पे नोट या जीरो का मतलब ये है कि ये जीरो ऑर्डर के लिए है इसलिए, और वैसे कोई विशेष बात नहीं है। अगर मैं दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा डी आर, और ये हो जाएगा माइनस के नॉट डी टी। अब अगर अपन इसका डी आर का इंटीग्रेशन कर दे, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन अपने को पता क्या है, आर नॉट, और फाइनल कितनी है, आर। इसी तरीके से अगर dt का भी अगर इंटीग्रेशन कर दे, कहाँ से, जीरो टाइम से लेके टी टाइम तक, तो फाइनली हो क्या जाएगा, डी आर का जब इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा आर, और लिमिट अपन लगा देंगे कहाँ से, आर से आर नॉट इक्वल टू माइनस के नॉट। ये तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो कुछ होता नहीं। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, और इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या आ जाएगी, t से जीरो। इसको फाइनली अगर आप खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, आर माइनस आर जीरो इज इक्वल टू माइनस के नॉट टी। अगर मैं इस माइनस के नॉट टी को इधर लेके आता हूँ तो के नॉट टी इज इक्वल टू हो जाएगा ये आर नॉट उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आर हो जाएगा नेगेटिव। तो फाइनली अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया, फाइनली अपने पास फॉर्मूला के नोट का क्या बन गया, देखिए के नोट का फॉर्मूला बन गया अपने पास आर नॉट माइनस आर बाई टी। तो ये वाला फॉर्मूला आप जीरो ऑर्डर के लिए याद रखेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो डायरेक्शन। इसी का क्या नाम दिया गया है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो डायरेक्शन।
यहाँ पे के नॉट क्या है आपको पता है, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो डायरेक्शन। आर नोट यहाँ पे क्या है, आर नोट जो होती है वो होती है इनिशियल कंसंट्रेशन, और जो आर है वो है फाइनल कंसंट्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये दोनों जो है वो रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं अपन, अपने को यहाँ भी प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट के बारे में आप देखना चाहते हो, अगर मैं आर नॉट को मान लो ए लगता हूँ, माइनस आर को मैं यहाँ से ए माइनस एक्स रखता हूँ। हाँ, भाई इनिशियल रिएक्टेंट को अगर सॉरी इनिशियल कंसेंट्रेशन ए माने और फाइनल कंसेंट्रेशन को ए माइनस एक्स माने, तो ए माइनस एक्स इसकी जगह अपन रखेंगे तो अपॉन टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के नॉट। यहाँ से अपन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो के नॉट बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बाई टी। अगर प्रोडक्ट के सिनेरियो में आप देखना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, जहाँ पे एक्स क्या हो गया, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि के नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट माइनस आर बाई टी। जीरो रिएक्शन के लिए के नॉट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस फाइनल कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, जहाँ पे के नॉट क्या हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया, इनिशियल कंसेंट्रेशन होगी, फाइनल कंसेंट्रेशन होगी, और टी क्या हो गया, इनिशियल से फाइनल कंसेंट्रेशन में या जो कंसेंट्रेशन में चेंज हुआ है उसमें जो लगा टाइम है वो हो गया टी। इसके अलावा अगर यहाँ पे के नॉट की यूनिट की अगर अपन बात करें तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ये तो यूनिट क्या होती है इस के नॉट की, ये होती है अपने पास मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये भी आप याद रख लेंगे, तो ये जरूर याद रखेंगे आप इक्वेशन जो भी आई है। इसके बाद में देखो, अगर अपन हाफ लाइफ पीरियड निकालना चाहे, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब ये होता है कि रिएक्शन अपनी इनिशियल टाइम की आधी हो जाए, या फिर उसके अंदर जो रिएक्टेंट है उनकी कंसेंट्रेशन अपनी इनिशियल कंसेंट्रेशन का अगर हाफ हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि अगर उसमें 5 मोल पर लीटर था तो 2.5 मोल पर लीटर हो गया, 100 मोल पर लीटर था तो 50 मोल पर लीटर हो गया, यानी अपनी इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा होने में जो टाइम लगेगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। तो अगर हाफ लाइफ पीरियड के लिए अगर फॉर्मूला निकालना चाहे तो देखिए कैसे निकाला जाएगा। हाफ लाइफ पीरियड निकालना चाहते हैं अपन, तो देखो क्या होगा, अपने को पता है जो टी जो होगा वो तो टी हाफ हो जाएगा, और जो आर होगा फाइनल वो क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई टू। तो अगर मैं पीछे वाले फॉर्मूले में, कौन से फॉर्मूले में, कि के नॉट आर नॉट माइनस आर अपॉन टी वाले फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू पुट करूँ तो देखो क्या होगा, तो टी की जगह तो अपन क्या लिख सकते हैं, टी हाफ। टी हाफ का मतलब ये टी आधा नहीं हुआ है, ये इंडिकेशन नहीं एक तरीके से, ये ऐसे नहीं है, ये टी बाई टू नहीं है, इसको लिखने का तरीका ऐसे कुछ है, टी हाफ ऐसा करके, या इसको अपन टी 50% भी लिख सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कभी ऐसा नहीं कि टी बाई टू कर दे, टी बाई टू नहीं है यहाँ, इसका जरूर ध्यान रखेंगे आप। तो अगर मेरे को टी हाफ के लिए फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालूंगा, देखो टी हाफ आर नॉट की जगह तो क्या लिखा जाएगा, आर नॉट, आर की जगह क्या लिख दो, आर नॉट बाई टू, और अपॉन क्या जाएगा, के नॉट। तो ये वन है, ये हाफ है, तो वन में से हाफ चला जाएगा तो क्या बचेगा, हाफ बच जाएगा। तो फाइनली एक्चुअली में क्या होगा, अपने पास जो फॉर्मूला बन के निकल के आ रहा है वो हो जाएगा, देखो टी हाफ यानी टी 50% इज इक्वल टू, वन में से हाफ गया तो हाफ बच गया, यानी आर नॉट बाई टू, और नीचे क्या आ जाएगा, के नॉट। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और निकल के आता है जिसको आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक चीज और पता लग रही है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो ये बात और आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी पड़ेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इनिशियल कंसेंट्रेशन को डबल कर दे, जैसे मान ले, तो हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगी, उसको आधा कर देंगे तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इससे रिलेटेड जो ग्राफिटिकल क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, टी 50% निकाल सकते हैं। मान लीजिए अपने को टी 75% चाहिए, टी 75% का क्या मतलब हो गया, जैसे अपन चाहते हैं टी 75% निकाल, टी 75% का मतलब है कि इनिशियल जो कंसेंट्रेशन है वो 75% कंप्लीट हो जाए, यानी रिएक्शन अपनी 75% कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो जो टी है वो तो क्या हो जाएगा, टी 75% के बराबर हो जाएगा, और जो फाइनल जो आर होगी वो क्या हो जाएगी, 75% निकल जाएगी। 75% निकलने का मतलब अब कितनी बचेगी, आर नॉट बाई 4 बचेगी। भाई मान लेते हैं स्टार्टिंग में 1 थी, उसमें से 75% यानी 3/4 पार्ट निकल गया, तो कितना बच गया, 1/4।
तो इसको वापस अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा तो अपने पास देखो क्या आएगा, T75% इज इक्वल टू R0 - R0/4 अपॉन क्या आ जाएगा, K0। तो यहाँ से 1 में से ये 1/4 चला गया तो आपको पता है कितना आ जाएगा, ये T75% इज इक्वल टू 3/4 R0 अपॉन K0। तो ये भी आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए हो जाएगा, 75% के लिए हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब देखो एक चीज और इसमें, अगर एक रिलेशन और अगर अपन बताना चाहे तो और भी आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कोई न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे तो। कैसे, देखिए कि जैसे मान लो आपने क्या किया, इस 3/4 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, कैसे, ऐसे लिख सकते हैं T75% इज इक्वल टू 3/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3/2 इंटू 1/2 R0/K नॉट। भाई ये 3/4 हो गया कि नहीं हो गया, इसको ऐसे लिखने से क्या हुआ, देखो ये R0/2 K नोट जो होता है वो किसके बराबर होता है, T हाफ के बराबर होता है, या T50% के बराबर होता है। तो इसका अपन क्या लिख सकते हैं कि T75% जो होगी वो 3/2 T50% होगी। ये वाली बात आप याद रखेंगे। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगने वाला जो समय होता है, लगने वाला जो टाइम होता है, वो हाफ रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगने वाले समय के कितना होता है, 3/2 मल्टीपल में होता है, यानी 1.5 गुना होता है। तो ये जो भी इस बोर्ड पे लिखा है वो सब चीज आप याद रखेंगे, ये अपने क्वेश्चंस में बड़े काम आने वाली चीजें हैं। इसके बाद में अपन कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन को वैसे नॉर्मली याद रखा जा सकता है कि कौन से एग्जांपल जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होंगे, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शंस होती है जिनकी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है उसको चेंज करने पर रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और ऐसा या तो क्या हो, रिएक्टेंट एक्सेस में हो तब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी, या फिर कोई रिएक्शंस क्या हो, कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में हो। कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में होने से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने घटाने का काम एक्चुअली की, यानी रेट को बढ़ाने घटाने की जिम्मेदारी किस पे आ जाती है, कैटलिस्ट पे आ जाती है। वहां पे अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वहां कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसी को अपन कैटलिस्ट बोलते हैं, आगे पढ़ते भी है अपन। तो ये अपन इस तरीके से एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल कौन से होंगे। ऐसे एग्जाम्पल ऑलमोस्ट ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, ऐसे सभी नहीं है, ऑलमोस्ट ऐसे एग्जाम्पल जो किसकी प्रेजेंसी में हो, कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में हो। जैसे H2Cl2 2HCl बनाती है HNO की प्रेजेंसी में। आप हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को साथ रख दें, अंधेरे में रख दें, कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर सनलाइट डालेंगे या बाहर सनलाइट में रख देंगे, धूप में रख देंगे, तो तुरंत रिएक्शन होने लग जाएगी और क्या बना लेगा, HCl। तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। इसके लिए जो रेट होता है वो ये होता है, यानी H2 की और Cl2 की दोनों की ऑर्डर कितनी होती है, 0 0। ओवरऑल जो ऑर्डर होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। इसी तरीके से और एग्जाम्पल देखो लो अपना, ये भी देखो, अमोनिया का अगर अपन डिसोसिएशन कराएं, N2NH3 बनाएं और हम, या फिर प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर, तो ये जो एग्जाम्पल होगा वो भी जीरो ऑर्डर का ही होगा। इसी तरीके से अपन और बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने HI का डिसोसिएशन कराया, HI जो डिसोसिएट होती है वो भी क्या, H2+I2 बनेगा। अगर आप उसको गोल्ड की सरफेस पे अपन कराते हैं तो ये वाला जो एग्जाम्पल होगा वो भी कौन सा हो जाएगा, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की एग्जाम्पल याद रखने का सिंपल सा तरीका है, ऐसी रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंसी में होती है, कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में होती है, कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में होती है, वो क्या होती है, जीरो ऑर्डर। अब देखिए कुछ ग्राफ देख लेते हैं अपन, इंपॉर्टेंट कुछ ग्राफ्स है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे पहली बात करें रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, आपको पता है कि जो रेट होती है वो तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती, यानी R0 के 0 पावर के बराबर होती है। तो इसका मतलब तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये तो सीधी सीधी ग्राफ ऐसे हो जाएगी, डिपेंड ही नहीं कर रही। दूसरी है R0 और T हाफ के बीच में, अभी अपन ने बात करी थी कि जो T हाफ होता है वो क्या होता है, R0/2 K नोट। ये K नोट क्या है, ये नोट का मतलब तो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन, पर यहाँ पे जो नोट लगा है उसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो T हाफ जो होगा वो प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी, R0। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। इसी तरीके से अगर अपन इसकी बात करें, यानी फाइनल कंसंट्रेशन R और टाइम के बीच में ग्राफ बनाए तो कैसे आएगा, देखो अभी अपन ने एक इक्वेशन बनाया था, आपको याद है क्या था, कि जो K नोट होगा वो क्या होगा, R0 - R/T होगा, यानी इनिशियल माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन T। लेकिन अपने को इस R को किस पे लेके आना, Y एक्सिस पे, यानी इधर ले आते हैं अपन इसको। तो कैसे लिखते हैं, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ R0 - R इज इक्वल टू K नोट T। अब अगर मैं इस R को यहाँ रखना चाहूँ या एक तरफ लेके जाना चाहूँ तो इसको एक काम करते हैं, इधर ले आते हैं।
तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, ये उधर चला गया, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर नॉट माइनस के टी। ये इक्वेशन बन जाएगी फाइनली। तो अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन ग्राफ बनाना चाहते हैं तो देखो कैसे बनाएंगे। जैसे इसको तो अगर अपन वाई एक्सिस पे ले लें और इसको अगर एक्स एक्सिस पे ले लें, तो ये जो माइनस के होगा वो तो क्या हो जाएगा माइनस एम, और ये क्या हो जाएगा सी। तो कुल मिला के वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स सी प्लस सी की ग्राफ अपने बन जाएगी। और वो ग्राफ आपको पता है कैसे बनती है, इस तरीके से बनती है। देखो वाई एक्सिस पे तो कौन आ गया, आर आ गया, एक्स एक्सिस पे कौन आ गया, टाइम टी आ गया। तो ये जो स्लोप होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, माइनस के बराबर। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे। और ये जो इंटरसेप्ट होगा ये वाला, वो किसके बराबर हो जाएगा अपने आर नॉट के बराबर। इसको यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, एक ही बात है। तो इस तरीके से ये कुछ जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन के लिए ग्राफ बनती है। तो ग्राफ बनाना भी आपको आना चाहिए। सीधे सीधे अगर आपको डेस्क्रिप्टिव में पूछा गया है तो आपको पूछा जाएगा कि आर और टाइम के बीच में ग्राफ बनाइए। और अगर आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है तो फेवरेट सवाल जो होता है वो ये होता है, कुछ ग्राफ दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि बताइए जीरो ऑर्डर के लिए है या फर्स्ट ऑर्डर के लिए है या कौन सी ऑर्डर के लिए। या फिर दूसरे तरीके से आर और टी के बीच में ग्राफ इस तरीके से आपको बना के दे देगा, या फिर नहीं बना के देगा और डायरेक्ट पूछ लेगा कि उसकी जो स्लोप होगी वो किसके बराबर होगी। तो दूसरे टाइप का सवाल ये हो सकता है। या फिर तीसरे टाइप का सवाल ये इस तरीके से हो सकता है कि ऐसी कोई ग्राफ बनी हुई है, इसकी स्लोप माइनस के बराबर है, तो बताओ यहाँ वाई एक्सिस पे क्या आएगा और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा। तो इस तरीके से ग्राफ से रिलेटेड कुछ सवाल बनते हैं। इसका मतलब ग्राफ से रिलेटेड सवाल क्या होता है, इंपॉर्टेंट। अब देखिए अपना जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो गई कंप्लीट। अपने रेट इक्वेशन निकाल लिया, एग्जांपल देख लिया, हाफ लाइफ निकाल ली, 75% लाइफ भी निकाल ली, एग्जांपल्स भी देख ली, ग्राफ भी देख ली। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि द हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैविंग 0.02 m, यानी अपने को जो हाफ लाइफ दे रखी है टी 50% दे रखा है, वो दे रखा है कितना, कंसंट्रेशन ऑफ 100 सेकेंड, 100 सेकेंड दे रखी है। और इसके लिए जो कंसंट्रेशन दे रखी है यानी आर नोट की जो वैल्यू दे रखी है वो अपने को कितना दे रखा है, 0.02 m। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 100 सेकेंड, द रेट कांस्टेंट, ये लो बहुत इजी हो गया, तो कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाना है। अभी अभी अपन पढ़ के आए, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा। अगर हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग होता है टी हाफ इज इक्वल्स टू आर नॉट बाई 2 के नॉट। तो अगर यहाँ से अपन को के नॉट निकालना है तो क्या लिखेंगे, आर नॉट बाई 2 इंटू टी हाफ या टी 50%। तो क्या हो जाएगा, आर नॉट कितना दे रखा है अपने को 0.02, तो ये हो जाएगा 0.02 अपॉन 2, और टी हाफ कितनी है अपने पास 100 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2, इसको अपन 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, और अपॉन नीचे क्या रह गया 200 रह गया। तो यहाँ से 2 से काटेंगे ये 100 आ जाएगा, 100 का मतलब 10 की पावर 2, ये ऊपर जाएगा तो फिर वापस क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4। और अपने को किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। तो अब जो रेट कांस्टेंट आएगा इसकी यूनिट भी लिखना जरूरी है। जैसे अगर मान लो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे रखा है, उसमें अगर आप क्वेश्चन कर आए यूनिट छोड़ आए तो फिर हाफ मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो आपको यूनिट भी लगाना जरूरी है। ये यूनिट क्या आएगी, ये वाली मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इसी से अपने को पता चलता है कि एक्चुअली में ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की बात हो रही है। तो इस तरीके से आसानी से आप सवाल सोल्व कर सकते हैं। और क्या देखा है, when initial concentration of the reactant is double the half life period of a zero order reaction। देखो अभी अपन ने बात करी थी कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका जो हाफ लाइफ होती है टी हाफ जो होती है वो प्रोपोर्शनल आर नोट होती है। तो अगर आर नोट को अपन 2 आर नोट कर देंगे यानी इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगी 2 हाफ लाइफ के बराबर हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 2018 में कोई सवाल पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल मेंस 2019 में क्या पूछा गया है कि द रिएक्शन 2x से b, यहाँ कोई 2x से b बन रहा है, इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पढ़ना जरूरी है। आगे जो भी क्वेश्चंस पे अप्रोच करोगे वो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन से ऑर्डर की बात हो रही है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x इज 0.2 m, यानी इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है आर नॉट वो कितनी है 0.2 m। जो भी अपने को डाटा दे रखा होता है सबसे पहले उसको अपन क्या लेते हैं, रफली लिख लेते हैं। हाफ टाइम 6 आवर्स, और टी हाफ अपने को कितना दे रखा है, वो दे रखा है 6 आवर्स। When the initial concentration of X is 0.5 m, the time required to reach its final concentration of 0.2 m। अब एक बार दूसरा सिनेरियो एक और दे रखा है कि R नॉट अगर 0.5 m से फाइनल R 0.2 m हो जाए
तो उसमें कितना टाइम लगेगा, टाइम रिक्वायर, यानी अपने को टाइम पूछा गया। तो इस तरीके से देखो दो सिनेरियो है अपने पास, इसको कैसे अप्रोच करेंगे सवाल को। तो आपको अप्रोच करना हो तो सबसे पहले अपने को जो पूछा गया है वहीं पे ध्यान देना कि अपने को टाइम निकालना है। तो अपन जानते हैं टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो तो क्या होता है सर, टाइम का फॉर्मूला अभी अपन ने लिखा है, क्या लिखा है कि टी इज इक्वल टू क्या होगा, आर नॉट माइनस आर बाई के नॉट। तो अपने को ये टाइम निकालना है। अपने को देखो आर नॉट भी दे रखा है, ये रहा, आर भी दे रखी है ये रही, लेकिन के नोट नहीं दे रखा। यानी के नोट की सुविधा अपने को यहां से लेनी पड़ेगी। अगर मैं यहां से के नोट निकाल लूं और इसकी वैल्यू उसमें पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहां से अपन के नोट जानते हैं क्या होता है, के नोट बराबर होता है आर नोट बाई 2 t हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, के नोट हो जाएगा, आर नोट कितनी है 0.2 अपॉन 2, टी हाफ कितना है 6 ओवर, तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 12। ये वैल्यू अपने को कहाँ पुट कर दे, यहाँ पुट कर दे। तो क्या आएगा देखो, टी इज इक्वल टू आर नोट कितनी है 0.5 माइनस फाइनल कितनी है 0.2 और के नोट की वैल्यू यहाँ से उठा लाओ 0.2 अपॉन 12। तो इसको सोल्व करो, 0.5 में से 0.2 चला गया तो 0.3 बच गया, ये 0.2 नीचे रख लो और 12 को ऊपर ले आओ। यहाँ से पॉइंट कैंसिल कर दो, ये 2 से 6 हो जाएगा, 6 3 जा 18 आवर्स आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल क्या आंसर आ गया, 18 आवर्स। तो इस तरीके से अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो फिर से मैंने कहा कि कोई भी एग्जाम हो, मेंस, जेई, नीट का, फीट का, किसी का भी एग्जाम हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, ऐसे तुरंत निपटा दोगे। कंसेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखो एक और जेई मेंस 2023 ऑनलाइन में क्या पूछा गया है, देखो इसको भी कितना आसानी से कर सकते हैं आप अगर आपको कुछ कंसेप्ट वगैरह पता है। क्या लिखा है, द अबव रिएक्शन इज जीरो डायरेक्शन, वापस जीरो डर की बात है। हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज 50 मिनट, क्या दे रखा है, हाफ लाइफ दे रखी है, टी हाफ इज इक्वल टू कितना देगा 50 मिनट। The time taken for the concentration of A to reduce to 1/4, 1/4 रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा, यानी कुल मिला के अपने को 1/4 हो जाएगी, तो फाइनल आर कितना बचेगा। यानी स्टार्टिंग में मान लीजिए अपने को कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, कंसंट्रेशन मान लेते 100 मान लेते हैं, तो 1/4 मतलब उसका 25 होने में कितना टाइम लगेगा। कुल मिला के टी 75% अपने को पूछा गया। ये लो, अगर अपने को फॉर्मूले पता है तो तुरंत अपन निकाल लेंगे। देखो अभी अपन ने क्या फॉर्मूला लिखा था, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के एक बार ये देखना पड़ेगा कि पूछा क्या गया। रिड्यूस टू 1/4 मतलब अपने से 1/4 तक रिड्यूस हो गई, मतलब कितना चला गया 75% चला गया। तो 75% का भी अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था कि टी 75% जो होता है वो क्या होता है 3/2 इंटू टी 50%। हेलो, ये तो कुछ है ही नहीं, कैसे चिंदी से सवाल है। 50 क्या हो गया 50 मिनट हो गया, यहाँ से काटो तो ये आ जाएगा 75 और टाइम क्या मिनट में दे रखा है तो यहाँ मिनट लगा दे। ये लो, ये आंसर हो जाएगा। देखो आसान सवाल है ऐसा नहीं है, पर फिर भी ये इतने बड़े एग्जाम्स में क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि जब आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन के अंदर क्या होता है, कई बार गड़बड़ कर देते हैं। जैसे 75 मिनट आंसर तो आ रहा है, लेकिन कई बार वहां 75 सेकंड लगा दी जाएगी। अब अपन जल्दीबाजी में क्या होते हैं, प्रेशर में रहते हैं वहां, तो अपन ने 75 देख लिया, तो अपने आंख बंद करिए, लो चलो 75 आ गया, और खुश होके यहाँ पे आके अपन 4 नंबर जोड़ लेते हैं। इस बार तो जेई में सिलेक्शन पक्का है, क्या बोलती पब्लिक, बाद में पता लगता है कि पब्लिक क्या बोलती है ना। तो इस तरीके से जरूर ध्यान रखेंगे कि आराम से देखिए, कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि एक सवाल दो सवाल भी गलत हो जाते हैं तो बहुत पीछे रैंक में आ जाते हैं आप, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो। दूसरी बात क्या होती है कि जल्दबाजी बहुत परेशान करती है। तीसरी बात क्या है, एमसीक्यूज जो एग्जाम होते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, यानी आपको आते हुए भी दो ऑप्शन में मैच करके आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार ये भी आता है ये भी पता है। जबकि अगर डेस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो उसमें क्या होता है, लिखने का तरीका होता है, उसमें तो जो आपको याद है वही लिखा जाएगा। पर एमसीक्यूज तो, एमसीक्यूज का मतलब है 4 आपके पास ऑप्शन, उसमें से एक सही है, लेकिन आपको कई बार दो दो सही लगते हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यूज एग्जाम्स ली जाती है। तो वहां पे एमसीक्यूज को थोड़ा सोल्व करने के लिए थोड़ा सा अप्रोच की जरूरत पड़ेगी, अपने एक तरीके से धैर्य की जरूरत पड़ती है कि अपने को सोचना कैसे है, कैसे इस तरीके से काम करना। तो ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे कि ज्यादा घाई नहीं करनी होती है एग्जाम में। होता है एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है, आपको पता है, लेकिन फिर भी अगर अपन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको मैं बताऊं, अगर कोई सवाल अपन को नहीं आ रहा तो उसको छोड़ भी दिया, गलत भी कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आते हुए सवाल जब अपने गलत होते हैं तो उसका डिप्रेशन जो होता है ना वो ज्यादा होता है।
फिर मान लो बाई चांस अपना जब नंबर नहीं आता तो अपन घर पे बैठ के यही सोचते हैं कि यार ये 2 सवाल मैंने जानबूझ के गलती कर दी, यानी मेरा सिलेक्शन मेरी अपनी गलती वजह से रह गया। तो वहां वो जो एक तरीके से डिप्रेशन होता है ना, वो सर बहुत बहुत बेकार डिप्रेशन होता है। तो ऐसी भूल ना करें आप, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो सवाल क्या लिखा है, जेई मेंस 2022 में लिखा है, क्या आया सवाल? सवाल है कि 8345 केल्विन द हाफ लाइफ फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सैंपल ऑफ ए गैसियस कंपाउंड इनिशियली एट 55.5 किलो पास्कल was 340 सेकेंड, when the pressure was 27.8 किलो पास्कल, the half life was found to be 170 सेकेंड, the order of the reaction। अब देखो इस रिएक्शन, वैसे क्वेश्चन जो है क्या कहना चाहता है कि इनिशियल जब कंसंट्रेशन कितनी थी 55.5 थी, देखो पढ़ते भी आंसर आ जाएगा। तब तो इसकी जो हाफ लाइफ थी यानी टी हाफ थी वो कितनी थी 340 सेकेंड। बाद में जब इसकी कंसंट्रेशन मान लो सेकंड केस के अंदर कितनी हुई 27.8 हुई, ये 27.8 इसका क्या है, आधा लग रहा है मेरे को। तो भाई इसको डबल करेंगे तो लगभग इसके आसपास ही आएगा। तो ये जो टी हाफ हो रही है वो भी कितनी हो रही है, इसकी आधी हो रही है, देखो 170 सेकेंड। तो इससे क्या पता लग रहा है कि इसके आधे होने से अगर ये भी आधा हो रहा है तो ये साफ पता लग रहा है कि जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या होती है, प्रोपोर्शनल हो रही है। यहाँ से तो ये पता लग रहा है। और ये किसके लिए होती है, ये अपन पढ़ के आ चुके हैं, किसके लिए होती है, जीरो डायरेक्शन के लिए। तो इस तरीके से अगर आपको पता है तो वापस मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम हो आप तुरंत निपटा देंगे उसको एकदम साफ। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, मेहनत करते रहिए। रामसर बायोलॉजी के नाम से अपना ये बना हुआ है, और क्लासें भी अपनी जो यूट्यूब चैनल पे आती है इसी चैनल पे आती है, जहाँ पे अपन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तैयारी करवाते हैं, नीट वगैरह जेई, इसके अलावा फाउंडेशन क्लासेस वगैरह जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं वो करते हैं। अब देखो अपने एक टॉपिक आराम से कंप्लीट कर लिया, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लगभग आधे घंटे में अपन ने जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक कि क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। अब अपने पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी अपने को वही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना है। तो इजी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वैसे ही है। आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, वही पिछली बार की तरह कर लेते कि मान लीजिए कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, इनिशियल जो इसकी कंसंट्रेशन है वो कितनी है, ए मान लेते हैं, यहाँ 0, और टी टाइम पे मान लेते हैं कि ए में से एक्स निकल गया और यहाँ क्या बच गया, एक्स। वही इनिशियल कंसंट्रेशन को यहाँ R0 मान लो और यहाँ क्या मान लो, R। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अब की बार क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा R की पावर 1। पिछली बार अपन ने यहाँ 0 लिखा था क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब की बार 1 की पावर है तो 1 लगा दो, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K और ये आ जाएगा R। तो इस तरीके से इसको अपन क्या बोलेंगे, पिछली बार की तरह डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन बोला जाता है इसको। और ये जो K है वो K क्या है, जो K होगा वो हो जाएगा आपका रेट कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, ये रेट कांस्टेंट। और ये जो रेट कांस्टेंट है वो किसके लिए, आपकी बार फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसको मैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है सर, आ गया समझ। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, अपने को तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो वापस क्या करो, आप dt को उधर ले जाओ और इस r को इधर ले आओ। तो अगर मैं फाइनली रखता हूं तो क्या आएगा मेरे पास आएगा कि माइनस डी आर और अपन क्या जाएगा r, और ये वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा k dt हो जाएगा। तो पिछली बार की तरह वापस क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, या फिर इस माइनस को इधर ले जाए तो इसको कैसे करेंगे, डी आर बाई आर, यानी दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। ऐसे नहीं कि इधर से उठा के उधर कैसे ले गए, कंफ्यूज नहीं होना है। अब अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, वो इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन तक, और इसका इंटीग्रेशन जो करेंगे वो क्या करेंगे, 0 टाइम से t टाइम तक। माइनस के को बाहर निकाल लीजिए क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, वैसे भी नहीं होगा। आपको पता है डी आर बाई आर, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, ln r होता है। तो ln r नेचुरल लॉग r, लिमिट लगाओगे तो वही r0, r से r0 हो जाएगा, ये माइनस के बाहर है, और dt का क्या हो जाएगा t, लिमिट लगाओगे तो t से 0, फिर t से -0 करोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। इसको और अपन कैसे लिख सकते हैं,
इसको अगर लिखेंगे तो ऐसे लिख दो एल एन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल एन आर नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी। तो एक तो आप फिर इसको आगे अगर अपन और सेल करते हैं तो देखो क्या रहता है, या फिर थोड़ा आगे देखते हैं। तो एल एन आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के टी हो गया। अगर मैं क्या करूँ, इस माइनस के टी को इधर ले जाऊं तो वो इधर चला जाएगा, तो फाइनली क्या होगा देखो, ये हो जाएगा के टी इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा पॉजिटिव यानी एल एन आर नोट, और वो हो जाएगा नेगेटिव तो एल एन आर। अब अपन लिख सकते हैं के टी, आपको पता है जब नेचुरल लॉग में ए माइनस बी होता है तो उसको अपन क्या लिखते हैं, ए अपॉन बी लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एल एन आर नॉट बाई आर। यहाँ से अगर अपन इसको बेस लॉग में चेंज करना चाहें तो अपने पास के फाइनली आ जाएगा 2.303 अपॉन टी, और ये एल एन से लॉग बेस में चेंज हो जाएगा 10 में, और ये आ जाएगा आर नॉट बाई आर। बस इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला माना जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही नहीं, यानी मतलब लगभग पूरे में ही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मान लीजिए आप यही है। इसको ना भूलें आप, इसको भूलेंगे तो चैप्टर को ही भूल जाना, फिर खत्म ही है बात, मामला ही खत्म है। यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए ना, नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में चेंज किया जाता है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते, तो अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया और टी को नीचे लिया है, तो ये फाइनली अपने पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गया। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जहाँ पे कौन क्या है आपको पता है, आर नोट क्या इनिशियल कंसंट्रेशन, और आर जो है वो क्या हो गई फाइनल कंसंट्रेशन। फिर से मैं बता दूं ये किसकी है, रिएक्टेंट की है, ये जरूर ध्यान रखना आप। आगे अपन गैसियस रिएक्शन के लिए भी इसको सोल्व करके देखेंगे कोई एक दो क्वेश्चन, तो वहां आपको ये वाली बात इंपॉर्टेंट लगेगी कि भाई रिएक्टेंट के वैल्यू रखते हैं अपन यहाँ पे। ये आपको पता ही है टाइम है कि क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है, इसकी यूनिट आपको पता ही है क्या होता है, पहले अपन निकाल चुके हैं, यूनिट जो होगी वो क्या होगी सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ गया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गया। तो ये जरूर आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए हाफ लाइफ पीरियड, ऐसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, लेकिन अपन निकाल के देख लेते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया है। तो वही पिछली बार की तरह क्या होगा, जो टी होगा वो तो किसके बराबर हो जाएगा, टी हाफ के, या इसको मैं टी 50% बोल सकता हूँ, और जो आर होगा वो क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई 2 के हो जाएगा। तो देखो क्या निकालेंगे, वही पिछले वाला अपना जो फॉर्मूला है वो क्या है, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट बाई आर। तो अगर ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो देखते जाओ आप, देखना है बस, देखना है, सुनना है, पढ़ना वढ़ना तो मत, वैसे भी पढ़ने से क्या होगा। तो क्या होगा 2.303 बाई के लॉग आर नोट की जगह आर नोट रख दो, आर की जगह रख दो, ये वाली वैल्यू रख दो, तो आर नोट बाई क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से आर नोट कट गया, लॉग 2 बच गया, तो ये हो गया टी, ये इसको टी हाफ बोलते जा रहे हैं अपन, या टी 50% बोलते जा रहे, तो टी हाफ जो एक्चुअली में आ गया वो क्या हो गया 2.303 अपॉन के, अपन को पता है log 2 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 0.3010, जीरो नहीं 0.3010, 0.3010। तो इन दोनों को आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली जो अपने पास आंसर निकल के आता है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास कि टी हाफ जो होगा या टी 50% जो होगा वो हो जाएगा 0.693 अपॉन के। ये 0.693 किससे आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। तो ये चीज फिर से एक बार अच्छा फॉर्मूला अपने पास निकल के आ गया। यहां से ये भी पता लग रहा है, देखो अगर अपने को उसको जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के साथ मैचअप करें तो अपने को पता लग रहा है कि जो 50% होगा या टी हाफ जो होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये बात अपन जरूर याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है, हाफ लाइफ होती है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते, यानी कि हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये सिर्फ किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये जरूर याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए तो क्या होती है, ये डिपेंड करती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से ये अपन क्या निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ के बाद अगर आप T75% भी निकालना चाहे तो भी आप निकाल सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि जो T75% आता है इसके लिए वो क्या आता है, डबल इंटू T50% आता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम की चीज़ है। हालांकि अपन आगे इसके बारे में और देखने वाले हैं कि 50% में क्या होगा, 75 में क्या होगा, 87.5 में क्या होगा, वो तो आगे बहुत अपन कुछ देखने वाले हैं। लेकिन आप एक बार यहाँ तक याद रख सकते हैं कि अगर आपको 75% पूछा जा रहा है तो T50 का क्या होगा, डबल। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जीरो ऑर्डर में जब अपन बात कर रहे थे तो अपन ने कहा था वहां T75% जो होता है T50 का कितना होता है, 1.5 गुना, 3/2 मल्टीप्लाई में, जबकि यहाँ कितना है, डबल। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है याद रखें। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल, ओ भाई बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कोई भी नहीं है, ध्यान रखना। क्या, ऑल रेडियो एक्टिव डिके रिएक्शन, यानी कोई भी ऐसी रिएक्शन जो रेडियो एक्टिव डिके होती है। आपको पता है रेडियो एक्टिव क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, बहुत खतरनाक चीज होती है रेडियो एक्टिविटी। इतनी खतरनाक होती है कि जिसने इसकी खोज करी थी उसको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, किसकी वजह से, जिस चीज को खोज की थी उसी की वजह से। बहुत खतरनाक चीज होती है, कभी विस्तार से बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी पे। पर रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, पड़े पड़े कुछ रेडिएशन छोड़ते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा रेज छोड़ते हैं पड़े पड़े अपने यहाँ पे। वैसे लोग होते हैं ना जिनको कोई काम नहीं होता, फालतू की बातें, बस वही है काम। तो फालतू की बातें करने वाले सबको परेशान करते हैं, वैसे ये भी एलिमेंट्स में क्या करते हैं, सबको परेशान करते हैं। तो ये रेडियो एक्टिविटी खतरनाक चीज होती है। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जो रेडियो एक्टिव हो, यानी बड़ी बड़ी डिक्रीज हो रही है अपने आप ही, वो कैसे होगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। डीकम्पोजिशन ऑफ N25 का डीकम्पोजिशन कैसे होता है, अगर N25 का डीकम्पोजिशन हो रहा है, मान लीजिए इस तरीके से, अगर हीट कर दिया जाए इसको तो ये बनेगा N2O4 + O2। तो अगर ये जो डीकम्पोजिशन हो रहा है इस तरीके से, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। देखिए यहाँ पे, मतलब इसके लिए रेट लिखी जाती है KN2O5। इसी तरीके से H2O2 का अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है वो भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। और हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, ये जो होगी वो भी क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप याद रखेंगे। अब अपन बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट बात, क्या ग्राफिटिकल, ग्राफ क्या कहती है। देखिए चलो भाई आ जाओ, ग्राफ क्या बताती है। सबसे पहली बात तो वही रेट और आर नॉट के बीच में अपन पढ़ चुके हैं कि जो रेट होती है वो प्रोपोर्शनल क्या होती है, आर नॉट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन की 1 पावर के। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। फिर हाफ लाइफ और अपन ने आर नोट के बीच में अभी अभी अपन संबंध निकाला है कि हाफ लाइफ का इनिशियल कंसंट्रेशन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसके लिए ग्राफ आ जाएगी ऐसे। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ग्राफ से रिलेटेड सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके से ग्राफ बना के दे दे आर नोट और टी हाफ के बीच में, तो ये तो है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। और अगर इस तरीके से बना देंगे नहीं तो वो कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। तो इस तरीके से भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, एक दूसरे में कंपेरिजन करते हुए पढ़ेंगे ना आप, कौन कौन सी में, जीरो ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। एक अपने पास है लोग आर नोट बाई आर नोट, हाँ ये आर नोट कैसे आ गया, आर आएगा यहाँ, यानी लोग आर नोट बाई आर और टाइम के बीच में ग्राफ बनाए तो कैसे बनाएंगे, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बना दो, फिर बना दे सकते हैं। तो देखो टी बराबर अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था, टी बराबर क्या लिखा था, 2.303 अपॉन के लोग आर नोट बाई आर। तो अगर इसको वाई एक्सिस पे ले जाए तो इसको एक्स एक्सिस पे लाना पड़ेगा। तो ले जाओ भाई, इसके को उधर ले जाओ। तो एक काम करते हैं, इसको इधर रख लेते हैं, log आर नॉट बाई आर, इसको उधर ले गए, ले जाओ, ये ले गए, इसको इधर ले जाओ, ये ले गए, और इनटू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। बहुत बढ़िया, इसको किस पे ले लो, एक्स एक्सिस पे, और इसको किस पे ले लो, वाई एक्सिस पे। तो ये क्या आ गई, एम आ गई, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, स्लोप वाला एक क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। तो y इज इक्वल टू एम एक्स का जो ग्राफ बनता है वो आपको पता है ऐसे बनता है, और जो स्लोप है वो किसके बराबर है, स्लोप है सर k/2.303। वेरी आसान, बहुत आसान है। इस तरीके से आप कुछ ग्राफ देख सकते हैं, बहुत आसान है सर, ये तो इतनी आसान बातें पढ़ा रहे हो आप। अब देखो एल एन आर और टाइम के बीच में ग्राफ खींचना है, खींच लेंगे, क्या दिक्कत है, खींचने में कोई दुख दर्द दुविधा थोड़ी है। अभी अपन ने देखो एक फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, क्या लिखा था, भूल गया मैं तो, याद करो, याद करो सर। k इज इक्वल टू क्या होगा, 1/t ln r नॉट
बाई आर, ये वाला फॉर्मूला है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, एल एन आर। देखिए ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिखेंगे कोई भी जो है, यानी जिस जिसके बीच में बनाना है। फिर आप ये देखेंगे कि वाई एक्सिस पे एल एन आर है, तो मतलब ये एल एन आर इसको वाई एक्सिस पे लेके जाना है, मतलब इस इतनी सी बात को इधर लेके आना है, और बाकी जो भी सारा सामान है उसको कहाँ ले जाओ, उधर ले जाओ। फिर बाद में देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसको इधर कैसे लेके आया जाए, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे एल एन आर नोट माइनस एल एन आर। बहुत बढ़िया। इसको अब इधर लेके आओ, तो उधर लेके आएंगे तो क्या होगा, एल एन आर इधर आ गया साहब, ठीक है समझ गया। फिर आगे आगे आएगा तो अब क्या करेंगे, गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ क्या है, एक काम करते हैं, इसको पूरे को इधर ले आए तो कैसा रहे, पूरे को इधर ले आए, पूरे को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा ये। चलो एक बार करके देखते हैं, इसको अगर मैं इधर ले आऊं, 1/t इंटू, तो इसको अगर अपन इधर ले आए तो ये हो जाएगा एल एन आर माइनस एल एन आर नोट, और ये हो जाएगा 1/kt। kt हो जाएगा क्या रे, ऐसे हो जाएगा क्या। तो अगर एल एन आर को अपन इधर रखेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एल एन आर नोट प्लस, और ये हो जाएगा प्लस 1/kt। सही है क्या ये, गड़बड़ लग रहा मुझे तो कुछ ना कुछ। चलो दोबारा देखते हैं इसको, देखो तो दोबारा देखते हैं कुछ। देखिए अपने पास एक फॉर्मूला आया था, क्या आया था, के इज इक्वल्स टू आया था 2.303, या फिर इसको 2.303 को नहीं रखेंगे तो क्या रखेंगे, 1/t एल एन आर नॉट बाई आर। ये तो ठीक है, पिछली बार की तरह, ये कोई विशेष बात नहीं है। तो एक काम करें, इसको इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा के टी, और ये हो जाएगा एल एन आर नॉट बाई आर। ठीक है सर, तो ये हो गया के टी, तो ये हो जाएगा एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। ठीक है सर, ये भी सही है। इसको इधर ले आओ तो ये हो गया एल एन आर। ठीक है सर, समझ में आ, ये हो गया एल एन आर नॉट। अब इसको इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस के टी, ये लो सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या बढ़िया, ये वाई एक्सिस पे लिख दो, और इसको किस पे लिख दो, एक्स एक्सिस पे, जो पहले से लिखा पड़ा है। तो सर ये क्या बन जाएगी, ये माइनस, ये बन जाएगी अपनी स्लोप माइनस एम, और ये बन जाएगा सी। वापिस ग्राफ बन गया y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, और y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे होता है, यस है, यस है। तो ये जो माइनस एम जो है, मतलब स्लोप जो होगी वो तो हो जाएगी माइनस के बराबर, और अपना जो इंटरसेप्ट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एल एन आर नोट के बराबर। तो एल एन आर नोट यहाँ लिख दो, चाहे देखो यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, तो एक ही बात है, ऐसा नहीं कि कभी यहाँ कभी यहाँ, क्या हो रहा वो क्या रहा सर। तो इस तरीके से अपन कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, कोई ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा वाई एक्सिस पे क्या लेना है, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है। तो जो इक्वेशन है उसको ऐसे एडजस्ट करिए कि जो वाई एक्सिस वाला मटेरियल है वो तो इधर आ जाए, बाकी सारा मटेरियल उधर चला जाए। फिर ग्राफ देख लीजिए कैसे क्या बन रहा है। तो इस तरीके से फाइनली ग्राफ बन गई अपने पास। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ, आ जाओ भाई। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ मैं आपको, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ये पूरा जो अपन इतनी देर पढ़ रहे हैं इसमें, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ये जो वाला पेज होने वाला है वो सबसे सिंपल तरीके से, फास्ट तरीके से आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आंसर देने वाला पेज होगा। देखो कैसे, अगर अपन बात करें कि एन हाफ लाइफ, जैसे जैसे हाफ लाइफ बीतेगी वैसे वैसे अगर रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो कैसे कैसे चेंज आता है। देखो मैं बताऊं, देखो सबसे पहले अपन जानते हैं, कोई मान लो कंसंट्रेशन अपन ले ली कितनी, आर नॉट। अब उसकी एक हाफ लाइफ निकल गई, तो जैसे हाफ लाइफ निकली तो आर नॉट बाई कितना हो गया मटेरियल, आर नॉट बाई 2। फिर एक हाफ लाइफ और बीत गई, ठीक है सर, तो अब की बार आर नोट इसका क्या हो जाएगा, आधा, तो 2 का आधा 4। फिर एक और हाफ लाइफ बीत गई मान लो 3 हाफ, तो अब की बार कितना हो गया, आर नोट बाई 8। वाह भाई बहुत बढ़िया। फिर हाफ लाइफ एक और बीत गई, अब की बार कितना हो जाएगा, आर नोट बाई 16। तो इस तरीके से एंड ऑन चलता जाएगा कि प्रत्येक हाफ लाइफ में आधा टाइम बीतने पर अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, आधा, यानी आर नोट से आर नोट बाई 2, आर नोट बाई 4, आर नोट बाई 8, आर नोट। तो यहां से मेरे को अगर एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, क्या फॉर्मूला निकलने के आ रहा है कि अगर मैं फाइनल कंसंट्रेशन निकालना चाहूं तो मैं क्या करूं, इनिशियल कंसंट्रेशन में 2 की पावर कर दूं n,
ये एन क्या है सर, ये एन जो है वही क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। अरे बस बहुत बढ़िया, ये नंबर ऑफ क्या है, हाफ लाइफ। कैसे सर, थोड़ा समझा के बताएंगे तो अच्छा लगेगा। देखो कैसे अच्छा लगेगा, जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ से लेके यहाँ की वैल्यू निकालनी है इसकी, क्या आर नॉट बाई 60 नहीं आता है कि इस फॉर्मूले से देखते हैं। तो कितनी हाफ लाइफ बीत गई, 1 2 3 4। मैं मानता हूँ कि मेरे पास कोई इनिशियल कंसेंट्रेशन है, उसकी अगर 4 हाफ लाइफ बीत जाए तो फिर फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी रहेगी। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ इसकी वैल्यू, तो देखो कैसे निकलेगी कि आर जो होगा वो आर नॉट टू की पावर कितनी हो जाएगी 4। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट अपॉन 2 की पावर 4, ये होती है 16। तो इस तरीके से ये बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। और देखो क्या यहाँ से यहाँ तक ये 50% हो गया क्या, बताओ। बोल नहीं रहा यार कोई, किसको पढ़ा रहा हूँ यार मैं, कोई बोलता नहीं है यार। यही तो दिक्कत है डिजिटल दुनिया में, बोलता नहीं है कोई, अपने आप से बातें करते रहो, अपने आप से समझते रहो, अपने आप को समझाते रहो, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है 50%, ध्यान से देखिए इधर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। तो ये 50% हो गया, अगर मैं यहाँ से यहाँ चलूँ तो ये इसका कितना हो गया 75%। वाह भाई सर, देखिए ये 50% है और ये इसका 50 है, तो ये टोटल कितना हो गया 25% हो गया कि नहीं हो गया। तो 50 + 25 बराबर कितना हो गया 75। अरे नहीं समझ में आया क्या, दोबारा समझो। ये यहां से हो गया इसका आधा 50, और ये यहां से इसका हो गया आधा, तो इसका तो कितना हो गया 25% हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी 75%। इसी तरीके से अगर इसकी बात करेंगे यहां से लेके, तो अगर ये 50% है तो ये उसका आधा कितना होगा 25%, ये उसका आधा कितना होगा 12.5%। मतलब एक तरीके से ये कितना हो गया यहाँ 25%, ये कितना हो गया 12.5%। तो अगर मैं 75 में 12.5% जोड़ूंगा तो बताओ कितना आएगा, बता दो। बता नहीं रहा यार कोई, किसको पढ़ा रहा हूँ यार मैं। तो ये आ जाएगा सर 87.5%। अरे हाँ ना बोलो, बहुत बढ़िया सर, और बताओ और बताओ और बताओ। ये देखो आगे, अब ये चलेंगे तो क्या हो जाएगा 12.5 का आधा कर दो। बताओ सर 12.5 का आधा कितना होगा, 12.5 का आधा कितना हो जाएगा, अरे 6.25 हो जाएगा क्या। हाँ सर बिल्कुल 6.25 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो 87.5 में आपके पास 6.25 जोड़ेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा। अरे बताओ, बोल नहीं रहा कोई यार। 87 और 6 कितना होता है 93, और ये लगभग 93.7%। ये लो सर, बहुत अच्छे काम कर दिए मैंने। ये वाले बोर्ड पे देखो, अब फाइनली अपने को कंक्लूजन क्या क्या मिला। बस सारी जो कहानी है वो है कंक्लूजन की। क्या कहानी है देखो, T75% कंप्लीट होने में लगने वाला जो समय है वो 2 हाफ लाइफ के बराबर है, यानी 2 इंटू हाफ लाइफ। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से T87.5% में होने वाला समय जो है वो कितना है, अरे वाह सर, वो सर समय मेरे को लग रहा है 3 इंटू टी हाफ, यानी हाफ लाइफ का 3 गुना लग रहा है। देखो 3 गुना मतलब एक तो ये वाली हाफ लाइफ, एक ये और एक ये, तो यहां से यहां जाने में कितनी हो गई हाफ लाइफ का 3 गुना हो गया, यानी एक हाफ लाइफ का कितना हो गया 3 मल्टीपल हो गया। इस तरीके से याद रखेंगे। और देख लो, अगर T93.5 निकालना आपको, यहाँ इधर साइड में रख देता हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ भाई मैं। बताओ सर और बताओ, वो तो और सुनो लाला क्या। देख भाई दादा, T93.75% कंप्लीट होने में क्या टाइम लगेगा सर बताओ, 4 इंटू टी हाफ। बहुत बढ़िया। तो ये सब चीजें आपको यहाँ से मिलती। अब कुछ बातें मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ, जैसे T99.9% कंप्लीट होने में लगने वाला जो समय होता है वो 10 टाइम्स होता है टी हाफ का। ये तो बहुत ही बार सवाल आता है, ये सवाल तो भर भर के पूछा जाता है, भर भर के, कि T99.9% कंप्लीट होने वाले में लगने वाला समय टी हाफ का कितना गुना होता है 10 गुना। डिस्क्रिप्टिव में बोर्ड में बार बार सवाल आता है, T99.9% कंप्लीट होने में लगने वाला समय टी हाफ का 10 टाइम्स होता है। ठीक है सर, खुद ही बता देते हैं अगले, फिर बोलते हैं तू बता मीन्स प्रूव करके बता कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। देखो एग्जामिनर भी कैसे कैसे होता है, पहले लिख देते हैं भाई ये बात है, फिर ये बोलता है अब तू बता कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं प्रूव करवाना। तो डिस्क्रिप्टिव में जो आएगा सवाल तो ये आएगा कि 99.9% कंप्लीट होने में लगने वाला समय टी हाफ का क्या होता है 10 टाइम्स होता है। तो ये जो बोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट है साहब। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं। देखो अगर कभी आप नो के चक्कर में पड़ जाओ,
जानते हो ना 99 का फेर क्या होता है, बस वही है 99 का फेर। थोड़ा सा इसको देखो तरीके से बताता हूँ मैं आपको। कहाँ गया अपना सिस्टम, थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर लिया, ऊपर नीचे करते ही तो बिगड़ गया मामला। देखो देखो एक ध्यान रखना, एक ट्रिक ही है ये, ट्रिक ही मान लो अब इसको। ट्रिक 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 क्या ट्रिक कहती है कि जैसे मान लीजिए आपको 99% निकालना है, तो आप क्या करें, सबसे पहले टी हाफ लिखें, उसको मल्टीप्लाई करें 3.33 से, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करें, उससे मल्टीप्लाई करें जितने यहां पे 9 लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे 9 कितने लिखे हुए, 2, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई करें। अरे वाह सर। आगे देखो, जैसे मान लो टी 99.9 निकालना है, तो वही क्या करें, टी 50% मल्टीप्लाई बाई 3.33 और मल्टीप्लाई बाई इस 9 में कितने, इस 99.9 में कितने 9 है, 3, तो सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। वाह सर, ये देखो 10 टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया, ये वाला ही तो ही। और देख लो सर, बताओ सर, जैसे मान लो टी 99.99% निकालना, और वाह, अब की बार कितने नौके दिख रहे हैं इसमें, एक तुक्का दिक्का चौका, कितने दिख रहे हैं, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, 3.33 को टी 50% से। इसी तरीके से अब आप निकाल नहीं सकते, अब यहाँ पे चाहे 5 नो हो, 6 नो हो, 7 नो हो, कितने भी नो हो, यहाँ पे संख्या कौन सी आएगी, जो इसमें 9 के डिजिट्स है, यानी इसमें 4 है तो यहाँ 4, 3 है तो 3, 2 है तो 2। अब मान लो आपको निकालना है कि 99.999 वो टी हाफ का कितना होगा, तो वो होगा टी हाफ का 3.3 मल्टीप्लाई बाई 5, लगभग 16 गुना के आसपास हो जाएगा। अरे वाह सर, तो यानी टी 99.999 निकालना हो तो ये देखो कितने हो गए, 5 इंटू 3.33 इंटू टी 50, इसको लगभग सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 थी 15, 5 थी 15, 16, 16.5, 16, 16.5 के बराबर है। तो ये साहब जो इस पे लिखा हुआ है वो इस चैप्टर का सबसे शॉर्टकट तरीका है, और बहुत बढ़िया भी है। अगर आप इसको समझ गए तो आप बहुत सारे सवाल इसमें बना सकते हैं। तो अब कुछ सवाल भी दे रखे हैं, वैसे टाइम हो गया, अपन सवाल तो अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में करेंगे, फिर भी एक दो सवाल देख लेते हैं कुछ जल्दी जल्दी में। देखो क्या लिखा है, ये तो क्या आ गया, शूट ऑर्डर का आ गया, कि तो शूट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कौन सी है, तो ये तो कोई भी बता देगा यार, जो पढ़ लिया वो तो बताएगा, बिना पढ़े कौन बताएगा, तो ये तो हो जाएगी, ये कोई सवाल नहीं है, ऐसा सवाल हम मानते ही नहीं है। ये वाला कोई सवाल देखो क्या है, क्या कह रहा है, और दिखाओ, देखिए क्या सवाल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो अब की बार बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, 5 मिनट में इनिशियल कंसंट्रेशन 0.6 का कितना हो जाता है, 0.4, यानी आर नोट कितनी है, बताओ बेटा जी, 0.6, फाइनल कितना हो जाता है 0.4, टाइम कितना लगता है सर, 5 मिनट लगती है। ठीक है, एक सिनेरियो तो ऐसा कुछ दे रखा है। फिर क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन टू बी बिकम 0.3। अगर यही आर नॉट, यही आर नॉट, कौन सी आर नॉट, यही आर नॉट, यहाँ कौन सी, ये वाली, अगर यही अरे क्या हो रहा है यार, यहाँ आ जाओ, अगर यही आर नॉट 0.6 से, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन टू बिकम 0. आर नोट बाई सॉरी फाइनल आर हो जाए इसकी 0.3, तो फिर कितना टाइम लगेगा। वाह सर, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। देखो अपने को ये वाला टाइम निकालना है, अपन ने यहां से देख पा रहे कि 0.6 का 0.3, 0.6 का 0.3 मतलब आधा, कुल मिला के अपने को निकालना है टी 50% की वैल्यू निकालनी। टी 50% के लिए फॉर्मूला मैंने लिखाया था 0.693 बाई के। सर के कहां से लाए, के लाओ यहां से, के यहां से कैसे आएगा, देखो के, तो के का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था, 2.303 अपॉन टी, लॉग, लॉग तो बोलेंगे ही आर नोट बाई आर, तो ये होगी आर नोट और ये होगी आर, तो के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 टी, टी कितना है 5 मिनट, लॉग आर नोट कितना है भाई 0.6, 0.4। अब देखो एक दिक्कत क्या है, अगर आपको सवाल बनाने हैं तो आपको ये लॉग की वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर आपको लॉग की वैल्यू पता नहीं है तो छोड़ के आगे बढ़ने में फायदा है, पर अपन ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि
अपने को तो सब आता है, आपके मास्टर को सब आता है। तो मैं आपको यहाँ कुछ लॉग की वैल्यू लिखा देता हूँ, जिससे आप क्या है सारे सवाल बना पाएंगे। तो देखो लॉग की कुछ वैल्यू होती है, क्या होती है देखो, जैसे log 1 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 0, बहुत बढ़िया। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। log 3 की वैल्यू कितनी होती है सर बताओ 0.48 होती है। log 4 की वैल्यू कितनी होती है बताओ सर 0.60 होती है, इसका डबल हो जाता है। log 5 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू होती है 0.69। log 6 की वैल्यू कितनी होती है 0.78। वाह सर बहुत बढ़िया, 7 भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। log 7 की वैल्यू कितनी होती है 0.84। वाह सर। log 8 की वैल्यू कितनी होती है 0.9 सर। वाह सर मजा आ गया। log 9 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है log 9 की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 4 8 16, ये होती है 0.96। और सर log 10 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1। इसी तरीके से log 100 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 2। और log 1000 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है। इस तरीके से एक एक जीरो बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे log की वैल्यू बढ़ती रहेगी। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से अगर आपकी log की वैल्यू पता है तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखो, देखो निकाल देते हैं अभी। log k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 5 log, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि log 0.6 माइनस log 0.4। देखो ये भी कुछ फॉर्मूले होते हैं कि log a अपॉन बी है, सॉरी log a b है तो उसको सॉरी log a अपॉन बी है तो उसको ऊपर लिख सकते हैं log a माइनस बी। एक दो फॉर्मूले ही देखो, ये भी देख लो आप। थोड़ा सा अगले पेज पे बता देता हूँ मैं, देखो आपको दो तीन फॉर्मूले काम के आएंगे आपके, या यही लिख लेते हैं अपन, अगले पेज पे कहाँ जाएंगे। देखो अगर मान लो ऐसे लिखा है log x माइनस वाई, या फिर मैं ऐसे लिखूँ, ऐसे लिखा है कि log x अपॉन वाई, जैसे इसमें देखो अगर इसको x और इसको y माने तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन log x माइनस log y। ठीक है सर समझ गया। ऐसे मान लो लिखा है log x इंटू वाई, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं log x प्लस log y। वाह सर बहुत बढ़िया। और क्या फॉर्मूला हो सकता है, और मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि log x की पावर n, तो इसको कैसे खोलते हैं, ये n जो होती है ना, ये पावर जो होती है इधर आ जाती है, तो इसको अपन लिखते हैं n log x। ये लो सर, ये जो तीन फॉर्मूले हैं, एक दो तीन, और ये जो log की वैल्यू है, अगर आपको ये याद है तो फिर सब निपटा दोगे आप, सबको निपटा दोगे, सबको मतलब क्वेश्चंस निपटा दोगे। तो देखो सर आ जाओ, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 5। ठीक है सर समझ गया। log 0.6 की वैल्यू यहाँ से डालो। अच्छा log 6 नहीं है ये, तो एक काम करते हैं ना अपन, इस पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं, 0.4 को हटा देते हैं, तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो फाइनली बचेगा 6 और 4 ही बचेगा। तो log 6 की वैल्यू कितनी है 0.78। वाह सर बहुत बढ़िया। log 4 कितना है 0.60। ये लो, तो 0.78 में से 0.60 चला गया तो कितना बच गया साहब, ये बच गया सर 0.18। तो फाइनली इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं देखो, तो k बराबर क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन 5, और 0.78 में से 0.60 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.18। तो ये जो वैल्यू है आपको यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इस वैल्यू को उठा के पटको सीधा इधर। उठा पटक में तो आप वैसे ही सता दो, तो सर इसको पटकेंगे तो अब जगह नहीं है, तो जगह तो बनानी पड़ेगी, जगह तो बनानी पड़ती है। जगह बनाएंगे तो यहाँ बना देता हूँ मैं, देखो तो T50% एक्चुअली में क्या आ जाएगा 0.693 अपॉन के की वैल्यू ये वाली ले लो, तो 2.303 और ये 0.18 और ऊपर चला जाएगा 5, तो कुल मिला के ये कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको निकालेंगे, तो अब जो भी फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपका T50% हो जाएगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर निकालना आप और बताना कमेंट सेशन में क्या रहता है। तो इस तरीके से अपन ने लगभग लगभग अपने इंटीग्रेटेड सवाल कर क्वेश्चंस कर लिए। ये क्वेश्चन और दे रखा है, क्या दे रखा है, एक सवाल और दे रखा है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीटेड इन दिस इतने सेकंड में, हाउ मच टाइम वुड इट टेक 100%। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो गया ये तो, जिस सवाल को अपन तुच्छ मान रहे थे, छोटा मान रहे थे, वो तो बड़ा सवाल हो गया।
देखिए याद रखिए, हमेशा एक इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख लीजिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड, कभी भी पूरी नहीं होती। 100% कभी भी कंप्लीट नहीं होती। यानी अगर आप इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा जो नेवर भी टच, एक्स एक्सिस को कभी भी क्या नहीं करता, टच नहीं करता। टच का मतलब ये इनिशियल कंसंट्रेशन कभी भी जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो अपने को पता है पहले 1/2, फिर 1/4, 1/8 ऐसे ऐसे होती जाएगी। तो क्या कभी 100% कंप्लीट हो सकती है? नेवर ना, कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। तो ऐसी रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम में भी पूरी नहीं होगी। तो हाउ मच टाइम वुड टू टेक 100% कंप्लीट? 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट टाइम लगेगा। इनफाइनाइट टाइम का मतलब ये मान लीजिए कि कभी पूरी नहीं। येलो सर, इसके साथ अपन ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आज के लेक्चर में इंटीग्रेटेड इक्वेशंस जो थे जीरो फर्स्ट ऑर्डर, ये सब अपन ने कंप्लीट कर लिए। एग्जांपल्स देख लिए, फॉर्मूले निकाल लिए, हाफ लाइफ देख ली, क्वेश्चंस कर लिए, ग्राफ वगैरह देख लिए, शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी पढ़ ली। तो लगभग अपने अपना लगभग सारा काम कंप्लीट कर लिया है। तो पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और यकीन मानिए, विश्वास मानिए आप कि अगर आप ये लेक्चर देखते हैं तो आपके किसी भी एग्जाम में या कोई भी सवाल आएगा तो उसमें कोई प्रकार का डाउट नहीं रहेगा और आप अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। तो अपने पिछले लेक्चर्स जो है वो भी आप देखते रहिए, ये भी देखिए, और आगे भी बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।